सी सीटेट एसएसटी छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आंकड़े अर्थात है कि योजना बनाना, आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, खोज का विश्लेषण करना। छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? उद्देश्य का निर्धारण करना। एक परियोजना प्रोजेक्ट एक उद्देश्य पूर्ण और संरचित गतिविधि को संदर्भित करती है जिसमें छात्रों को कितनी विशिष्ट विषय या प्रकरण से संबंधित जांच, खोज और कुछ निर्मित करने में शामिल किया जाता है। परियोजनाओं को छात्रों की सक्रिय अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग में संलग्न करने के लिए निर्मित किया गया है। किसी भी परियोजनाओं को छात्रों को सक्रिय अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग में संलग्न करने के लिए निर्मित किया गया है। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्यों को निर्धारित करने के में परियोजनाओं के उद्देश्य और लक्ष्यों को परिभाषित करना शामिल है। यह चरण परियोजना की दिशा, परिधि और महत्व को निर्धारित करने में मदद करता है और अब की सभी गतिविधियों को मार्गदर्शन करता है। एक बार जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य होते हैं तो आप अन्य चरणों जैसे आंकड़े संग्रह की योजना बनाने, आंकड़ों के स्रोतों का पता लगाने और निष्कर्षों और का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के बिना परियोजना में एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा की कमी हो सकती है, जिससे प्रभावी ढंग से योजना बनाना, आंकड़ों एकत्र करना और परिणामों का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उद्देश्य का निर्धारण करना पहला कदम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगम करता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों का उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। यह इस कथन की जांच कैसे करेंगे? निम्न में से कौन सा से प्रश्न अभी अधिगम करता
विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? 20 विश्लेषण एक संज्ञानात्मक कौशल है जिसमें जटिल जानकारी या स्थितियों को छोटे भागों में तोड़ना, उन हिस्सों के बीच संबंधों को जांच करना और सार्थक निष्कर्ष निकालना शामिल है। शिक्षार्थियों को गर्म और कठोर जलवायु के बावजूद सहारा रेगिस्तान में लोगों द्वारा भारी कपड़े पहनने के कारणों और स्पष्टीकरणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों को इन कथन की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रेरित करता है कि वर्तमान सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, जो ऐतिहासिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों का विश्लेषण दर्शाता है। इन दोनों विकल्पों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संबंध बनाना और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है, जो विश्लेषण कौशल की ही विशेषता है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? स्थानन आकलन, योग्यात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, रचनात्मक आकलन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझना हो क्योंकि एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है? नैदानिक आकलन। एक नैदानिक आकलन विशेष रूप से किसी विशेष विषय या कारणों को समझने और पहचानने के लिए निर्मित किया गया है। इस स्थिति में सामाजिक विज्ञान शिक्षिका यह समझना चाहती है कि एक छात्र भूगोल में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है। एक नैदानिक आकलन अंतर्निहित मुद्दे समझ में अंतराल, गलत धारणाएं या अधिगम की कठिनाइयों को इंगित करने में मदद करता है, जो छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। यह छात्र की प्रबलता और कमजोरियों को बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे शिक्षिका को छात्र को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने निर्देशों और समर्थन को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर नैदानिक आकलन है। स्थानन आकलन का उपयोग किसी नई पाठ्यक्रम या इकाई को शुरू करने से पहले छात्रों के प्रारंभिक कौशल स्तर या ज्ञान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
योगात्मक आकलन एक निर्धारित अवधि के अंत में किसी छात्र की किसी विषय या प्रकरण की समग्र समझ और महारत का आकलन करता है, जो कि एक इकाई सेटों स्टोर या स्कूल वर्ष का पूरा होना। रचनात्मक आकलन में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान होने वाले निरंतर सतत आकलन शामिल होते हैं। यह शिक्षार्थियों और छात्रों दोनों को वास्तविक समय पर प्राप्ति प्रदान करता है, जिससे शिक्षक विशेषों और अधिगम की रणनीतियों में समायोजन की अनुमति मिलती है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागमों का ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। कथन 2, कहल प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें, जो कि कक्षा में सामूहिक एवं एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागमों का ध्यान में रखना चाहिए? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, सामाजिक राजनीतिक मामले और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। कथन 2, कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें, जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। 1 और 2 कोई नहीं दोनों कथन 1 और 2 दोनों एक उपागम प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय के पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। एक मार्गी उपागम से बचना। एक मार्गी उपागम का तर्कविधि उपागमों, आलोचनात्मक चिंतन या छात्रों को चर्चा में शामिल किए बिना जानकारी प्रस्तुत करना है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की सामग्री तब समृद्ध होती है जब छात्रों को आलोचनात्मक रूप से चिंतन करने, सवाल करने और विभिन्न उपागमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए अधिक संवादात्मक और बहुआयामी उपागम फायदेमंद है। विवादास्पद विषय को संबोधित करना। हालांकि संवेदनशील और विवादास्पद विषयों को सावधानी से संभालना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से टालना छात्रों की वास्तविक दुनिया के मुद्दे से जुड़ने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विवादास्पद विषयों को विचारपूर्वक और समावेशी ढंग से संबोधित
करने से छात्रों के बीच आलोचनात्मक चिंतन, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा मिल सकता है। शिक्षक विविध दृष्टिकोणों पर चर्चा करने और खुले संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कक्षा वातावरण बना सकते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन सामग्री पढ़ाते समय किसी भी एक और दो को रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है? विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्य और सूचना उपलब्ध कराना पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है, इसलिए यह सरल है। यह एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है? एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। आलोचनात्मक चिंतन कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ विकसित करने में सामाजिक विज्ञान के महत्व पर बल देता है। एक विश्लेषणात्मक मानस को बढ़ावा देना शिक्षा का एक मूल्यवान लक्ष्य है और सामाजिक विज्ञान छात्रों को जटिल मुद्दे का पता लगाने और उनसे जुड़ने सामाजिक घटनाओं के बारे में आलोचनात्मक चिंतन करने और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध बनाने के अवसर प्रदान करता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करके सामाजिक विज्ञान छात्रों को सक्रिय और सूचित नागरिक बनाने में मदद करता है, जो अपने समुदायों में योगदान दे सकते हैं और एक गतिशील दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह उपागम प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक और सार्थक बनाता है, क्योंकि यह उन व्यापक कौशल और उपागमों पर प्रकाश डालता है जो वे इन विषयों का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यूनिट इकाई योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामले को बेहतर समझा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यूनिट इकाई योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है।
अंतर्विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यूनिट इकाई योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी है। यह कथन सत्य है। कथन परक उपागम में मुख्य विषयों या प्रकरणों को आसपास शिक्षण और अधिगम का आयोजन शामिल है, जो छात्रों के अंतःविषय संबंध का पता लगाने और जटिल मुद्दे की व्यापक समझ प्राप्त करने की अनुमति देता है। अंतर्विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। यह कथन भी सत्य है। सामाजिक मुद्दे को अक्सर बहु कथन परक उपागम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें विभिन्न पहलुओं, उपागमों और अनुशासन शामिल होते हैं। अंतःविषय सामग्री छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों पर विचार करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों से सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी? विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना, वृत्त चित्र का प्रदर्शन, एक विशेषज्ञ को वचन के लिए आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का उपलब्ध सूचना के आधार पर सामाजिक प्रस्तुतिकरण करना, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में निम्नलिखित अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी? विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना। विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना उन्हें सीधे प्राकृतिक वातावरण के अनुभव करवाता है, जहां वे प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देख और उनसे अंतःक्रिया कर सकते हैं। यह उपागम एक संवेदी अनुभव प्रदान करता है, जिससे छात्रों को पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को देखने, सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि छूने की अनुमति मिलती है। वह विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ों, जानवरों और उनके प्राकृतिक आवासों को उनके प्राकृतिक संदर्भ में देख सकते हैं। यह व्यवहारिक अनुभव जुड़ाव बढ़ाते हैं, जिज्ञासा बढ़ाते हैं और विषय वस्तु की गहन समझ प्रदान करता है।
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी। आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? इस प्रश्न छात्र की डैश की क्षमता का आकलन करने का प्रयास है। सामान्यीकरण करने, अनुमान लगाने, तर्क देने, विवेचना करने, कल्पना करने। आपको क्यों लगता है कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न छात्रों की डैश की क्षमता का आकलन करने का प्रयास है। तर्क देना, विवेचना करना। यह प्रश्न छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थिति, कच्ची मलिन बस्तियों में अपशिष्ट निपटान के उचित तरीके की कमी के बारे में गंभीर और तार्किक रूप से सोचने के लिए कह रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्र को स्थिति का विश्लेषण करने, संभावित कारणों या कारकों पर विचार करने और मलिन बस्तियों में उचित कचरा निपटान विधियों की कमी के संभावित कारणों का तार्किक रूप से पता लगाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में तर्क कौशल शामिल है, जिसमें संबंध बनाना, निष्कर्ष निकालना और उपलब्ध जानकारी से निष्कर्ष निकालना शामिल है। इसमें छात्र को दी गई जानकारी से परे सोचने और विचारशील प्रतिक्रिया पर पहुंचने के लिए अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्न एक छात्र की तर्क देने, विवेचन करने की क्षमता का आकलन करने का प्रयास है। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों की अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का योजना कर रही है? स्थान आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों को अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? रचनात्मक आकलन छात्रों की समझ, प्रगति और कठिनाई के छात्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो निर्देशात्मक निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है और छात्रों को उनके अधिगम में सुधार करने में मदद कर सकता है। इस परिदृश्य में शिक्षिका विषय
पढ़ाए जाने के दौरान छात्रों के बीच अवधारणात्मक द्विधा की पहचान करने के लिए परीक्षण का उपयोग कर रहा है। रचनात्मक आकलन के परिणाम शिक्षिका की शिक्षण रणनीतियों को सूचित कर सकते हैं, जिससे उन्हें भ्रांतियों को दूर करने, अपने उपागम को समायोजित करने और छात्रों के सीखने को बढ़ाने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर रचनात्मक आकलन है। छात्रों के लिए शिक्षा के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की शुरुआत की स्थान आकलन आयोजित किया जाता है। यह छात्रों को सही कक्षा या पाठ्यक्रम में रखने में मदद करता है जो उनके वर्तमान ज्ञान और कौशल के अनुरूप होता है। योगात्मक आकलन एक विशिष्ट अवधि जैसे इकाई सेमेस्टर या स्कूल वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पूर्ण की गई सामग्री से संबंधित छात्रों की समग्र समझ, ज्ञान और कौशल का आकलन करना है। सहपाठी आकलन में छात्र अपने साथियों के कार्यों का आकलन करते हैं। इसका उपयोग अधिगम के विभिन्न पहलुओं जैसे परियोजनाओं, प्रस्तुतियों या समूह कार्यों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। विविधता और भेदभाव विषय को पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। विद्यार्थी विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। विद्यार्थी भी रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। विद्यार्थी सी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन और सुव्यवस्थित कीजिए। विविधता और भेदभाव विषय को पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। भेदभाव विद्यार्थी सी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। CAB विद्यार्थी सी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ हैं। भेदभाव के कृत्यों के लिए संवैधानिक प्रावधानों को समझने के लिए कानूनी और सामाजिक
संदर्भों की व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। समझ का यह स्तर उच्च स्तर की वैचारिक स्पष्टता को इंगित करता है। इसमें भेदभाव को संबोधित करने वाले विशिष्ट कानूनों और विनियमों को जानना शामिल है, जिसमें अक्सर जटिल कानूनी भाषा और निहितर्क शामिल होते हैं। विद्यार्थी विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। विभिन्न स्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव की पहचान करना संवैधानिक प्रावधानों को समझने से एक कदम नीचे है। इसके लिए पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी और भेदभावपूर्ण व्यवहार के उदाहरणों को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में लागू करने में सक्षम है, एक ठोस समझ प्रदर्शित करता है। विद्यार्थी भी रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को परिभाषित करना आवश्यकताओं की एक महत्वपूर्ण मूलभूत समझ है, लेकिन यह पिछले दो स्तरों को समान विश्लेषण और गहनता में नहीं जा सकता है। यह वैचारिक समझ बनाने के लिए एक आवश्यक चरण है, लेकिन इसमें शब्दों को विशिष्ट कानूनी या व्यावहारिक संदर्भों में जोड़े बिना उनकी अधिक बुनियादी समझ शामिल है। इस प्रकार वाक्य किसी भी भेदभाव संवैधानिक प्रावधानों की सबसे वैचारिक रूप से स्पष्ट समझ से अधिक लागू समझ स्थितियों में भेदभाव की पहचान और अंत में एक मूलभूत समझ पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को परिभाषित करने की प्रगति को दर्शाती है।